हेलो दोस्तों, स्वागत है। यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है, जिसमें हम बात करेंगे कि कांस्टेबल बनने के साथ साथ क्या फैसिलिटीज मिलती है और क्या प्रमोशन लेवल होते हैं, शिक्षा क्या होती है, सारी चीजें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की, यानी कि एजुकेशन की। आपको कांस्टेबल बनने के लिए कम से कम एजुकेशन 10th पास होना आवश्यक है। 10th पास होने के साथ साथ आपकी जो आयु है वह 18 साल से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन है, एसटी के लिए 5 साल और एससी के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब हम बात करते हैं कि कांस्टेबल के बाद में क्या क्या प्रमोशन लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो कांस्टेबल के बाद में आप कुछ वर्ष तक नौकरी करने के बाद में हेड कांस्टेबल के पद पे चुने जाते हैं। हेड कांस्टेबल के बाद में आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे चुने जाते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद में अंतिम जो पड़ाव होता है वह है सब इंस्पेक्टर पद का, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि कांस्टेबल के पद पे चुना जाता है तो अंततः उसको जो हाईएस्ट पोस्ट मिलेगी प्रमोशन के बाद में वो मिलेगी सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। सबसे पहले चयन प्रक्रिया में आता है ऑनलाइन फॉर्म का भरना। जब भी वैकेंसी निकलती है आपको किसी भी ऑनलाइन सेंटर से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम CBT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं गणित यानी एप्टीट्यूड, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। इस प्रकार से आपका एक पेपर बनता है जिसे आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद में आ जाता है PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें हाइट और चेस्ट, लड़कों के लिए चेस्ट भी मापा जाता है। आप इस एग्जामिनेशन में पास होते हैं तो अगले पड़ाव में आप जाते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि रनिंग, गोला फेंक, लंबी कूद जैसे कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, जिन्हें पार करने के बाद में अगली स्टेज आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मूल रूप से आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट्स और जो डॉक्यूमेंट उस वक्त आपसे मांगे गए थे उनमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा माता पिता का नाम, आपका सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली आधार कार्ड में, जन्म प्रमाण पत्र में, आपकी 10th की मार्कशीट्स में एक जैसी ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगले स्तर पे आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में सामान्य सा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपके ब्लड प्रेशर्स और ब्लड चेक किए जाते हैं, जिसमें कि कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं होना चाहिए। सामान्य सा एक मेडिकल चेकअप होता है जिसके आधार पे आपको चुन लिया जाता है। अंत में हम बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। जब इस प्रक्रिया में आप आखिरी पड़ाव में जाते हैं, एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें आपका नाम आता है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। सिलेक्शन के बाद में आपकी ट्रेनिंग आरपीएफ जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स में होती है, जो कि मुख्य रूप से हैं 3, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली और नासिक रोड। यहां पर बकायदा आपकी एक अच्छी खासी ड्यूरेशन तक ट्रेनिंग होती है। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या हमें करवाया जाता है। तो ट्रेनिंग में सबसे पहले आता है फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि आप एक शारीरिक क्षमता वाली नौकरी कर रहे हैं जिसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। साथ ही साथ लॉ एंड प्रोसीजर, आप कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसीलिए आपको समय समय पर कानून एवं व्यवस्था के बारे में क्लासेस दी जाती हैं। सेल्फ डिफेंस, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आपको खुद की भी सुरक्षा करनी है और लोगों की भी सुरक्षा करनी है, इसीलिए आपको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पर आप लोगों से घिरे हुए हैं, तो आपको लोगों से किस प्रकार से बातें करनी है, किस प्रकार से उनका विश्वास जीतना है और अपना काम करना है, ये भी आपको सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने अधिकार कहां से प्राप्त होंगे। तो रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966, रेलवे एक्ट 1989 और NDPS एक्ट के द्वारा आपको रिटेन करना, किसी को पूछताछ करना जैसे अधिकार आपको यहां से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की। 7th पे कमीशन के आधार पर आपको सैलरी मिलती है। ये सैलरी कुछ इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले बेसिक आता है जो कि लगभग 21,700 रुपए है।
ग्रॉस पे की यदि हम बात करें तो 40,000 से 44,000 यानी कि HRA DA TA को मिला करके, और इसके बाद में इन हैंड की यदि हम बात करें यानी सारी कटौतियों के बाद में तो लगभग 32,000 रुपए से 37,000 रुपए की शानदार आपको सैलरी मिलती है। अब यदि हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल की, तो लाइफ स्टाइल में सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यसूची की। शिफ्ट में आपको काम करना पड़ता है क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जहां पर कि परमानेंट हम एक काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सारा का सारा जॉब जो होगा वो शिफ्ट में होगा, अलग अलग शिफ्ट्स बदलती रहती हैं। लंबे समय तक काम करना पड़ता है क्योंकि आपका एक जो जॉब है वो चैलेंजिंग जॉब है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए लंबे समय तक काम करना होता है। अप्रत्याशित परिस्थितियां, आप एक ऐसे जॉब में हैं जहां पर लोगों की सुरक्षा आपके हाथ में है, कौन सी परिस्थिति कब कैसी आ सकती है इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं काम का माहौल क्या होता है। शारीरिक आवश्यकता, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फिजिकल ट्रेनिंग आपको मिलेगी, आपको लंबी लंबी पेट्रोलिंग करनी होती है, कभी कभी पटरियों के सहारे आपको लंबा चलना होता है, और इस वजह से शारीरिक आवश्यकता इस काम की बहुत बड़ी जरूरत है। आउटडोर कार्य की यदि हम बात करें, आउटडोर कार्य का मतलब हो गया कि आपके गृह क्षेत्र में या फिर कभी कभी आपको सामान लेने के लिए या फिर कुछ अपराधियों को लेने के लिए दूसरे स्टेशनों पर भी जाना होगा या दूसरे राज्यों तक भी जाना होगा। तैनात, और यदि मोबाइल की हम बात करें तो आपकी पोस्टिंग किसी एक स्टेशन पे भी हो सकती है या पेट्रोलिंग में भी हो सकती है। आप एक स्टेशन से किसी ट्रेन में बैठ करके दूसरी स्टेशन तक लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जा सकते हैं। अंत में हम बात करते हैं सकारात्मक पहलुओं की। सकारात्मक पहलुओं की यदि हम बात करें इस जॉब की, तो नौकरी की सुरक्षा, क्योंकि आपको जो पोस्ट मिल रही है, आपको जो पद मिल रहा है वो संवैधानिक आधार पर मिल रहा है, इसीलिए सरकारी नौकरी की सुरक्षा इसमें सबसे बड़ा बिंदु है। आगे बात करें आत्मसंतुष्टि, क्योंकि आप लोगों की सेवा से जुड़े हुए काम को कर रहे हैं और आपका जीवन भी बहुत व्यवस्थित है, इसीलिए यह काम आपको आत्मसंतुष्टि देता है। छुट्टी के मौके, छुट्टी के मौकों की यदि हम बात करें तो सरकारी और गैर सरकारी छुट्टियों में आपको बहुत सारी छुट्टियां मिल जाती हैं, आप अपने काम आराम से कर सकते हैं। सेवा के भाव की यदि हम बात करें तो सेवा का भाव कहीं ना कहीं आपके वर्दी से जुड़ा हुआ है। जब आप एक वर्दी पहनते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो उनसे जो आपको धन्यवाद मिलता है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत संतुष्टि देता है। अंतिम बात करते हैं करियर विकास। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप एक अच्छे खासे पद यानी कि सब इंस्पेक्टर पद पर जा सकते हैं, और वो भी मात्र 10वीं पास होने के बावजूद, जिसमें एक लंबा समय लगेगा, लेकिन आप एक बहुत अच्छे पद पर रिटायर होंगे जिसमें कैरियर विकास भी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।